चलो बालक, देखिए संधारित्रों का समांतर क्रम समूहन का व्यंजक प्राप्त दिए थे कि Cp बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो आज उससे संबंधित नोट लिखिए। तो नोट नंबर 1 लिखिए, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में संधारित्रों के समांतर समूहन में समतुल्य धारिता का मान, समतुल्य धारिता का मान प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होता है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता से अधिक होता है, अधिक होता है, अर्थात Cp ग्रेटर देन C1, Cp ग्रेटर देन C2, Cp ग्रेटर देन C3। ठीक, सबसे बड़ा होता है। जिसे मान लीजिए कि एगो से लिए 5 रुपया, एगो से 10 रुपया, एगो से 20 रुपया, कितना रुपया ले लिए हैं? 35 रुपया ना। एगो से लिए 15 रुपया, तो हमारा भी होगा कितना? तो जेकरा से लिए हैं ओकरा से मतलब पर ज्यादा पैसा होगा, बदलते कि उसके पास कम रहे तब ना। तो मान ला कि 1 करोड़ होगा, 5 रुपया दे ही दिया तो क्या दिक्कत। तो चलो इसको न्यूमेरिकल के द्वारा हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि 4 फैराड, हाँ क्वेश्चन, यदि 4 फैराड, 2 फैराड और 6 फैराड, 4 फैराड, 2 फैराड और 6 फैराड के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, के संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। तो समतुल्य धारिता ज्ञात करें। कितना है? 12 फैराड ना। तो सबसे बड़का है कि नहीं? तो C1 से भी बड़ा है, C2 से भी बड़ा है, C3 से भी बड़ा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 0.2 माइक्रोफैराड, 0.3 माइक्रोफैराड और 0.5 माइक्रोफैराड, 0.2 माइक्रोफैराड, 0.3 माइक्रोफैराड और 0.5 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस संयोजन की कुल धारिता बताएं। 1 माइक्रोफैराड। तब तो ठीक है, अब हम आगे बोलेंगे। आगे बोले ना, क्वेश्चन फिर से बोले हैं क्या? एक बार जी नहीं भर पाएगा। यदि 0.2 माइक्रोफैराड, 0.3 माइक्रोफैराड और 0.5 माइक्रोफैराड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस संयोजन की कुल धारिता बताएं। ये तो मुझबानी बना वाला क्वेश्चन है सब। अब नोट लिखिए अगला, नोट 2 लिखिए। यदि समांतर क्रम में एक ही मान, यदि समांतर क्रम में एक ही मान, ब्रैकेट में C लिखिएगा कि सब के मान C है। यदि समांतर क्रम में एक ही मान C, ब्रैकेट बंद, के, हिंदी वाला के, अंग्रेजी नहीं, के n संधारित्र, छोटका n
बड़का से 5 साल छोटा n संधारित्र जुड़े हो, n संधारित्र जुड़े हो तो परिणामी धारिता Cp बराबर संधारित्रों की संख्या गुना एक संधारित्र की धारिता। एक संधारित्र की धारिता। तो देखिए तो संधारित्रों की संख्या कितना माने थे n ना, आयो के धारिता कितना था, तो Cp बराबर n इंटू सी। अब मान लीजिए कि जानना चाहते हैं कि कैसे आया है, हाँ तो देखिए अगर व्याख्या कर दे रहे हैं तो जिसे मान लीजिए कि बहुत सारा संधारित्र है और सब के धारिता कितना है, ऐसे हमको जोड़ना है कहाँ तक ले, n पदों तक। तो सब में का कॉमन ले लें, सी कॉमन लेंगे तो 1 + 1 + 1 कहाँ तक ले, n पदों तक। तो n पदों तक जोड़ेंगे 1 1 तक कितना आएगा, n नहीं आएगा जी। जैसे 1 1 10 बार जोड़ते हैं तो 10 आता है, 100 बार जोड़ेंगे तो 100 आएगा, n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। तो एक फॉर्मूला हो गया Cp बराबर n इंटू सी, या C इंटू n भी लिख सकते हैं। आगे बोले, लेकिन हमेशा तो आगे ही बोलते हैं, हम पीछे को बोलते हैं। लिख क्वेश्चन, क्वेश्चन इस पर, यदि समांतर क्रम में 4 माइक्रोफैराड, यदि समांतर क्रम में 4 माइक्रोफैराड के 20 संधारित्र जुड़े हो, 20 संधारित्र जुड़े हो तो इस संयोजन की परिणामी धारिता बता। 80 माइक्रोफैराड इज करेक्ट आंसर। तो इस संयोजन की परिणामी धारिता बताएं। हो गया ना, चलिए अगला नोट लिखिए। यदि समांतर क्रम में अलग अलग मान के n संधारित्र जुड़े हो, यदि समांतर क्रम में अलग अलग मान के n संधारित्र जुड़े हो तो संयोजन की कुल धारिता, तो संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता Cp बराबर C1 + C2 + C3, क्योंकि सब अलग अलग मान के है ना, n गो है तो लास्ट में Cn लिखाएगा। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिग्मा का ना। i बराबर 1 से लेकर के i बराबर n तक है ना, लिख देंगे Ci। हाँ, जैसे उसी का शॉर्ट फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई निश्चित नियम के थोड़ी लिख रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट ऐसे करके, इसके लिए वो सिंबल बनाया, योगफल है नहीं ना, तो योगफल के लिए वो संकेत बनाया गया है जिसका नाम है सिग्मा। तो इसलिए कहा था कि सिग्मा इज द सिंबल ऑफ समेशन।
वो बहुत बड़ी एक, जब कोई हम लोग निश्चित नियम के थ्रू जोड़ते हैं तो उस जोड़ को एक छोटा सा संकेत में लिखा जा सकता है जिसका मतलब वही होता है, लेकिन रूप जैसे मान लीजिए कि हम इतना लिख रहे हैं, ठीक ना, तो इसको देखिए इसी बात को हम इतना भी लिख सकते हैं इसके बराबर में, इधर बराबर में लिख n तक लिखना है ना, तो देखिए इसी को हम लोग छोटा रूप में ऐसे लिखते हैं कि i बराबर 1 से लेकर के i बराबर n तक, ठीक ना। आइए i लिख देते हैं खाली। अब i के मान 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, i के मान 2 रखेंगे और 3 रखेंगे। आई सिग्मा का मतलब है कुछ होता है योगफल, इसलिए जो भी संख्या लिखेंगे सब किसके रूप में लिखेंगे, तो उसी का छोटा रूप है। इसका पढ़ाई होता है 11th क्लास के एपी में, जब सीरीज पढ़ाया जाता है एपी में तो उसमें इसका जबरदस्त पढ़ाई होता है, बहुत भारी भारी क्वेश्चन आता है, मजा आता है पढ़ने। चलिए तो अब अगला नोट लिखिए, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन का प्रयोग, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन का प्रयोग अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन का प्रयोग अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अधिकतम धारिता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हो गया ना। क्वेश्चन लिखिए 0.02 माइक्रोफैराड, 0.02 माइक्रोफैराड कोमा 0.1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 0.3 माइक्रोफैराड, 0.3 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्रों के संयोजन से, संधारित्रों के संयोजन से अधिकतम धारिता प्राप्त करें, अधिकतम धारिता प्राप्त करें। देखिए ई नहीं कहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े कि समांतर क्रम में जोड़े, खाली क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अधिकतम प्राप्त करें। आपको मालूम होना चाहिए कि अधिकतम कैसे प्राप्त होता है, श्रेणी क्रम से कि समांतर क्रम से। 0.42 माइक्रोफैराड बिल्कुल सही है। हो गया ना। 0.42 माइक्रोफैराड तो अगला बोले नोट जोड़ है, नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप 12 क्लास में हैं। लेकिन नोट, संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में आवेश का बंटवारा होता है। संधारित्रों के समांतर क्रम समूहन में आवेश का बंटवारा होता है, आवेश का बंटवारा होता है, विभव का नहीं, विभव का नहीं। हो गया ना। चलिए इतना तो नोट लिखा दिए। अब देखो बालक, अब हम लोग पढ़ना है मिश्रित क्रम समूहन। मिश्रित क्रम क्या होता है कि उसमें श्रेणी क्रम भी रहेगा और समांतर क्रम भी रहता है। तो लिखिए आज संधारित्रों का मिश्रित क्रम समूहन, संधारित्रों का मिश्रित क्रम समूहन। समूहन लिखिए जब दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, जब दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जुड़े होते हैं
तो उसे संधारित्रों का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। तो उसे संधारित्रों का मिश्रित क्रम समूहन कहते हैं। देखिए इसका डायग्राम बना लीजिएगा। जैसे उसमें हम लोग पहले धन प्लेट और इन प्लेट दर्शाते थे ना, अब धन प्लेट और इन प्लेट ना दर्शा करके केवल दो को पट्टिका को दर्शाते हैं। देखो बालक, इस तरह से केवल दो पट्टिकाओं को दर्शा। ये बालक देखो, बैटरी में और संधारित्र में क्या अंतर होता है कि बैटरी को दर्शाया जाता है सेल को ना, तो उसमें वो कोई बड़ा होता है वो, लेकिन संधारित्र में दोनों प्लेट का होता है सेम साइज के होता है। ये मिश्रित क्रम देखिए, ये दोनों श्रेणी क्रम में है हाई वाला, लेकिन ये दोनों के साथ ही वाला किस क्रम में? ये दोनों के साथ ही वाला, तो यही हो गया आपका मिश्रित क्रम। और भी डायग्राम होता है बहुत सारा। हाँ बनाइए। हाँ जी, हाँ नहीं, इसे मुख्य रूप से दो ही गो हुआ और दोनों के कॉम्बिनेशन तीसरा बना है, तो इसको मुख्य में नहीं रख सकते हैं। रख सकते हैं सही में, लेकिन मेन कय गो है? क्योंकि देखिए ये दोनों एक्चुअल में समांतर क्रम है, हम लोग पहले समांतर क्रम जानते हैं। तो मेन तो उसको माना जाता है जो अपने आप में स्वतंत्र हो, किसी दूसरे के नियम पर निर्भर। मिश्रित क्रम वो किसके नियम पर चल रहा है? श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। इसलिए इसको मुख्य में नहीं गिना जाएगा। ये तीन प्रकार का होता है, मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। तीसरा प्रकार बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, अपने आप में स्वतंत्र। वो डिपेंड करता है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम पर। ये हो गया ना। अब देखिए, सम्मिश्रित क्रम समूहन के लिए कम से कम चित्र में कई गो संधारित्र है? दो गो मान लीजिए कि केवल रहेगा, इसे केवल ऐसे रहेगा दो गो, तो ये दोनों कौन क्रम में हो गया? अब मान लीजिए कि दो गो ऐसे रहेगा तो ये किस क्रम में हो गया? ये समांतर में हो जाएगा जी, ऐसे रहेगा तो। अब मान लीजिए ये लगा देंगे तो अभी मिश्रित हो जाएगा। तो मिश्रित क्रम समूहन में कम से कम तीन संधारित्र का होना, कम से कम तीन गो से कम रहेगा तो मिश्रित क्रम में। तो नोट लिख लीजिए, संधारित्रों के मिश्रित क्रम समूहन में कम से कम तीन संधारित्र अवश्य होना चाहिए। संधारित्रों के मिश्रित क्रम समूहन में कम से कम तीन संधारित्र अवश्य होना चाहिए। कम से कम तीन संधारित्र अवश्य होना चाहिए। हो गया ना।
चलिए अब टॉपिक लिखिए, किसी गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, किसी गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व। देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व समझिए, चाहे वो गोलीय चालक के लिए हो चाहे किसी के लिए हो। परिभाषा क्या होता है, किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश का जो घनत्व होता है उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व। लेकिन ये किसके लिए हम बोल रहे हैं, तो खाली गोलीय चालक लगा देना है। तो लिखिए दे देखो, किसी आवेशित गोलीय चालक के, किसी आवेशित गोलीय चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी आवेशित गोलीय चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश का जो घनत्व होता है, आवेश का जो घनत्व होता है उसे गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। उसे गोलीय चालक पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चलिए तब अगला टॉपिक लिखिए, गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व का व्यंजक। गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ घनत्व का व्यंजक। देखिए गोला जो है वो बना लीजिएगा, गोला गोल होना चाहिए। हाँ, इस पर इसके सतह पर धारणा दे दीजिएगा, ये खोखला गोला है, ठीक ना। अच्छा बताइए, जैसे गोला ठोस यदि हो और उसके सतह पर आवेश देते हैं तो आवेश कहाँ वितरित होता है, सतह पर कि अंदर में। खोखला होता है तो सतह पर ही, ठीक ना। गोला खोखला हो चाहे गोला, आवेश का वितरण गोला के सतह पर होता है। यही चित्र है, बिल्कुल सही कहा। देख रहा है तैयो छेबरिया के पूछता है। डायग्राम हो गया ना बालक है। तो देखिए इसमें माने वाला प्रोसेस होता है, माना कि वो केंद्र और आर त्रिज्या वाला एक आवेशित गोलीय चालक है जिसके सतह पर प्लस क्यू आवेश एक समान होते हैं। तब बताइए गोला के सतह पर विभव कितना होगा, डी बराबर 4 पाई क्यू बाई। हाँ, इस पर आवेश का पृष्ठ सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। गोला के क्षेत्रफल कितना होता है, तो रख देंगे तो निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। लिखिए, माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला, माना कि ओ केंद्र और आर त्रिज्या वाला ए एक गोलीय चालक है। हाँ बड़ा है, छोटका से 20 साल बड़। माना कि वो केंद्र और आर त्रिज्या वाला ए एक गोलीय चालक है, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल
कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, तथा उसके पृष्ठ पर आवेश Q हो, तथा उसके पृष्ठ पर आवेश Q है लिखिएगा, तथा उसके पृष्ठ पर आवेश Q है, Q है, हाँ प्लस Q, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व है, तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q बाई ए। अच्छा देखो, गोला को ए मानना उचित रहेगा कि बी मानना उचित रहेगा? कारण कि देखिए गोला का क्षेत्रफल भी ए है, और गोला को भी ए मान ले तो हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए, इसलिए गोला बी कर लीजिएगा चित्र में भी, या जहाँ लिखाए हैं वहाँ भी। इसको सिग्मा बराबर Q बाई ए लिख लिए ना, गोला बी कर लीजिए और क्षेत्रफल ए हो जाएगा। चल इसके बाद लिखिए, यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो, यदि गोलीय चालक की धारिता C हो तो C बराबर का होता है Q बटा V, तो Q बराबर C भी। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से सिग्मा बराबर Q डिवाइडेड बाई A, Q के मान तो हम लोग निकाल दिए हैं C इंटू, तो रख देंगे C भी या बटा में A। चलिए इसके बाद लिखेंगे लेकिन, अच्छा बताइए गोलीय चालक के धारिता क्या होता है, फार्मूला बताइएगा, फार्मूला बोलो राजकुमार, क्या होता है गोलीय चालक के धारिता का सूत्र? हाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। गोलीय चालक की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, तथा गोला का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई R स्क्वायर। नहीं जी, तो देखिए क्या कीजिए कि जो समीकरण है ना सिग्मा बराबर C भी बाई ए, इसमें दोनों के मान पुट कर देते हैं। किसका? तो देखिए जब C के A के दोनों के मान में पुट करेंगे ना, तो ये वाला पुट करेगा, मतलब कुछ प्राप्त होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, इंटू में कौन सी है V, A के मान कितना रख देंगे 4 पाई R स्क्वायर, तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू V। सॉरी यार तो छोड़ ही दिए, यहाँ पर 4 पाई R स्क्वायर इंटू में स्क्वायर नहीं लिखते हैं, 2 बार लिख देते हैं R इंटू R, तो R से R कैंसिल हो जाएगा 4 पाई से, तो देखिए सिग्मा बराबर क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट इंटू V या बटा में। यही हो गया गोलीय चालक के आवेश के पृष्ठ घनत्व का फॉर्मूला। अच्छा बताइए तो, जैसे मान ली कोई गोलीय चालक है और उसका फॉर्मूला है आवेश का पृष्ठ सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट बी बटा में R, तो जब गोलीय चालक के आकार बढ़ेगा यानी कि त्रिज्या बढ़ेगा तो एक पृष्ठ घनत्व घटेगा कि बढ़ेगा? देखो पृष्ठ घनत्व का मतलब होता है कि उसके क्षेत्रफल में आवेश कितना नजदीक है, जितने नजदीक आवेश होगा और पृष्ठ घनत्व उतने, और साइज बढ़ेगा तो आवेश दूर होगा कि नजदीक होगा, पृष्ठ घनत्व घटेगा ना। एगो तो ऐसे समझ सकते हैं, एगो फार्मूला समझ सकते हैं, ठीक ना, समझ रहे हैं? एगो ऐसे समझ लीजिए कि साइज बढ़ेगा तो आवेश दूर हो जाएगा, और दूर होगा तो घनत्व क्या होगा आवेश का, एगो दूसरा समझ गए।
एगो बाई फार्मूला। साइज बढ़ने का मतलब कि त्रिज्या बढ़ रहा है, और त्रिज्या बढ़ेगा तो आवेश दूर दूर होबे करेगा, आवेश दूर दूर होगा तो ओकर पृष्ठ घनत्व कम होगा, ठीक ना। तो चलिए लास्ट में लिख लीजिएगा कि अतः किसी गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ने से, अतः किसी गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ने से उस पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान घटता है। अतः किसी गोलीय चालक की त्रिज्या बढ़ने से उस पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान घटता है, पृष्ठ घनत्व का मान घटता है, तथा त्रिज्या घटने पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान बढ़ता है, त्रिज्या घटने पर आवेश के पृष्ठ घनत्व का मान बढ़ता है। चलिए वो और टॉपिक लिखिए, नुकीले भाग का कार्य, नुकीले भाग का कार्य। हाँ, जैसे कोई चीज नुकीला होता है ना, धातु के छड़ है, तो उसका क्या काम होता है वही हम लोग पढ़ना है। अब नुकीला भाग माने कि कांटी हो गया चाहे छड़ हो गया, तो ये मत करना कि घोंपे में काम होता है नुकीला भाग। सब मारे पीटे के फेर मत रहना, यहाँ आवेश के बारे में पढ़ना है कि आवेश किस तरह से काम करता है नुकीले भाग। तो सबसे पहले वो डायग्राम बना लीजिए इसका। देखिए गोला जो है गोल है ना, अब मान ली कि गोलवा केनों से तो चपटा तो नहीं हो जाए, केनों से नुकीला हो जाए तो सब आवेश वो नहीं जाने लगता है। जैसे भाग क्या होता है, कैसे हम लोग केनों ढलान, जैसे सब जगह प्लेन है तो ठीक है, और जिन्हें ढलान रहता है उन्हें हम लोग ढूलना, तो इसमें आवेश में भी गुण होता है, वो भी ढूलना शुरू कर देता है। तो देखिए बनाते हैं वो चित्र, हाँ ये पूरा गोल बनाइए, वो अगला बना रहे हैं वो आप बनाइएगा चपटा टाइप के। ये बार देखो नुकीला भाग जो है ना, वहाँ पर आवेश की मात्रा अधिक दर्शाइएगा, क्योंकि नुकीला भाग की ओर आवेश गमन करना, गुण आवेश का कि नुकीले भाग की ओर आवेश गमन। तो दोनों डायग्राम बनाइए। नुकीला माने गोला जो है उसके शेप में चेंजिंग लाए हैं, पूरा कॉलम के नीब जैसा नहीं कर देंगे नुकीला। अच्छा, लैटिन भाषा में डाई का मतलब क्या होता है? ग्राम मतलब, ग्राम मतलब यूनिट ऑफ मास, द्रव्यमान का। तो हम लोग कहते हैं कि डायग्राम बनाइए, तो मतलब क्या होगा? 2 ग्राम बनाइए। तो जल्दी से 2 ग्राम बनाइए। तो चलिए बना लिए, तो लिखिए किसी गोलीय चालक या किसी प्रकार के
चालक का, किसी गोलीय चालक या किसी प्रकार के चालक का नुकीले भाग की ओर आवेश गमन करता है, तथा नुकीले भाग से आवेश का क्षरण होता है। नुकीले भाग से आवेश का क्षरण वायु के लिखेगा, आवेश का क्षरण वायु के धूल कणों पर होने लगता है। नुकीले भाग से आवेश का क्षरण वायु के धूल कणों पर होने लगता है, जिससे धूल कण आवेश को ग्रहण करके आवेशित हो जाते हैं। इस प्रकार नुकीले भाग से आवेश का क्षरण होते रहता है। क्षरण का मतलब क्या, आवेश लीक करते रहता है, जैसे आवेश का क्षरण होते रहता है। जैसे उसका उपयोग बताएंगे वांडी ग्राफ तब भी बता सकते हैं। ऐसे जैसे प्रयोग तो कर नहीं सकते यहाँ पर। जैसे धातु का क्षरण यदि कोई नुकीला होता है ना, तो सारा आवेश उधर की ओर गमन करना शुरू होता है नुकीले भाग की ओर, और वहाँ पर आवेश की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाता है, इसलिए वहाँ पर विभव भी बहुत ज्यादा होता है। अब वहाँ से आवेश जो उसके नजदीक में जो भी धूल कण होगा ना, जैसे जो भी वहाँ पर सटेगा नजदीक में, उस पर आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। तो धीरे धीरे इस पर से आवेश जो है धूल कण पर स्थानांतरित हो जाएगा। इस पर आवेश के मान धीरे धीरे इधर जो भी आवेश होगा सब नुकीला भाग की ओर गमन करके चला जाएगा सब धूल कण पर। इसी कारण से जो त्वरित चालक होता है ना, जो बिजली गिरने के लिए गिरता है तो छत पर लगे होते हैं, इसलिए उसको देखिएगा नुकीला बना हुआ रहता है, ताकि बिजली उसमें आए तो नुकीला भाग से कहाँ चल जाए, उसको खींच ले, क्योंकि नुकीला भाग आवेश को खींचता है ना। जैसे देखिए इधर चौला भाग है, इधर नुकीला है, तो सब आवेश किधर जा रहा है, और ऊपर से बिजली गिरेगा तो नुकीला भाग जितने नुकीले रहेगा उतने आवेश जल्दी पकड़ेगा वजह से, अब पकड़ करके जमीन में सब चला जाएगा। यहाँ पे इसलिए क्षरण हो रहा है क्योंकि इसका संपर्क जमीन से, ये स्टैंड पर लगा हुआ है ना, इसीलिए यहाँ से इधर पर हो रहा है। लेकिन त्वरित चालक किसे जुड़ा रहता है, इसलिए जमीन में चला जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ से नहीं जुड़ा हुआ है तो कहाँ पर जाएगा, धूल कणों पर चला जाता है। जैसे धूल कण भी अगल बगल वाला आवेशित हो जाते हैं। अब कल इसका उपयोग पढ़ाएंगे, नुकीले भाग का क्या उपयोग होता है, जो कि अभी बता ही दिए त्वरित चालक में।